बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बच्चों आपका चैप्टर नंबर 15, 16, T3 सेकेंड ईयर और पेपर कोड है इसका जी 1209। तो बच्चों MCQs नंबर 1, व्हेन अ मोटर इज जस्ट स्टार्टेड बैक EMF इज ऑलमोस्ट जीरो। क्योंकि जब मोटर आपने स्टार्ट करनी है उसी वक्त तो बैक EMF नहीं प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन जस्ट स्टार्टेड की जब बात होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। तो बच्चों उस वक्त जीरो ही होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। तो शुरू पर तकरीबन जीरो ही हम उसको कंसिडर करते हैं। तो पहले का ऑप्शन है जी जीरो। नेक्स्ट, if a step up transformer were 100% efficient, primary and secondary windings would have the same। बच्चों अगर आपके पास 100% एफिशिएंसी हो तो इसका मतलब प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर, तो पावर सेम होनी चाहिए। करंट वोल्टेज डजंट मैटर, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है। अब अगर वोल्टेज को वो बढ़ा रहा है तो करंट को उस हिसाब से कम कर देगा। तो करंट वोल्टेज बराबर होना ना होना मैटर नहीं करता, मैटर क्या चीज करती है, दैट इज पावर। प्राइमरी पावर शुड बी इक्वल टू सेकेंडरी पावर। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, इंडक्टेंस के लिए अगर आप फॉर्मूला देखें तो वो था L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर AL। अब बच्चों यहां पर पहला ऑप्शन गिवन है जी इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर n स्क्वायर है, तो अगर आप n स्क्वायर को ओपन करें तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर L स्क्वायर A इंटू L। ये स्क्वायर एक L से कैंसिल हो जाता है, तो इसको तो पहला ऑप्शन तो हो गया इस हिसाब से गलत। नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको भी हम स्किप कर रहे हैं इस ऑप्शन को। तीसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, फॉर्मूले में कहीं पर रेजिस्टेंस है ही नहीं। और आखिरी है द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन कि स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, तो n स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स n स्क्वायर। तो बच्चों तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन है जी द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, MCQ number 4, the EMF induced in 1 millihenry inductor in which current change from 5 ampere to 3 ampere in 1 millisecond। तो बच्चों सबसे पहले आपको इंडक्टेंस दी हुई है, इंडक्टेंस के लिए वैल्यू L, that is 1 millihenry। 1 millihenry means 10 raised power minus 3 Henry, in which a current changes from change in current delta I 5 एम्पेयर टू 3 एम्पेयर। इसका मतलब कितना चेंज है, 2 एम्पेयर का। 5 to 3 हुआ ना, कम हो रहा है, तो 2 चेंज आया इन 1 मिली सेकेंड। टाइम कितना गिवन है, 1 मिली सेकेंड, 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 सेकेंड। मिली स्टैंड्स फॉर 10 रेज़्ड पावर माइनस 3। EMF फाइंड करनी है, तो बच्चों EMF के लिए फॉर्मूला क्या होता है, EMF इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। रिप्लेस द वैल्यूज, E इज इक्वल टू 10 माइनस 3, डेल्टा I चेंज इन करंट 2 टाइम 10 raised power minus 3, cancel out, EMF will be equal to 2 unit volt। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन C 2 वोल्ट। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी 1 हेनरी इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 1H। और आप एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, तो आपने इसके लिए फाइंड करना है F की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट, ऑफर द सेम इंपीडेंस एज 1 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों ये कैपेसिटेंस गिवन है 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड का मतलब 10 रेज़्ड पावर माइनस 6 फैरेड। तो बच्चों आपने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई L C। तो बच्चों वैल्यूज पुट करें, F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 3.14, L इंडक्टेंस 1 और कैपेसिटेंस 10 रेज़्ड पावर माइनस 6। और बच्चों अगर आप इस सारे को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 159 हर्ट्ज। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन कौन सा है जी, B 159 हर्ट्ज, इट्स द राइट आंसर। इन एन AC सर्किट विद द इंडक्टर ओनली द फेज डिफरेंस बिटवीन द V एंड I इज π/2। क्योंकि चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, दोनों केसेस में फेज डिफरेंस π/2 90 का ही रहेगा। अगर केस है इंडक्टर का तो π/2 से वोल्टेज लीड करता है, और अगर आप डिस्कस करें केस कैपेसिटर्स का तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है π/2 से। तो बी ऑप्शन π/2 इज द राइट आंसर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ मोटर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट
मैक्सिमम पावर एट 50 हर्ट्ज इट शुड बी कनेक्टेड टू द कैपेसिटेंस ऑफ, मतलब आपके पास फिर बच्चों यही वाला है न्यूमेरिकली इसी जैसा एमसीक्यूज है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मोटर ऑफ अ कॉइल इज 10 हेनरी, कि 10 हेनरी इंडक्टेंस गिवन है, एल की वैल्यू आपको गिवन है 10 हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द फैन मोटर इज 10 हेनरी, एल इज इक्वल टू 10 एच। In order to impart the maximum power at 50 hertz, F is equal to 50 hertz. It should be connected to the capacitance of, इस केस में आप कैपेसिटर कौन सा इंस्टॉल करेंगे? तो बच्चों F will be equal to 1/2 pi square root L C, frequency 50, 1/2 pi L C, the value is L 10, C आपने फाइंड करना है, एज इट इज रहने दें। नेक्स्ट बच्चों 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 100, 1/pi 10 C स्केयर ले लें। तो बच्चों अगर आप इसका स्केयर करें तो स्केयर करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूं होगा, 100 स्केयर विल बी इक्वल टू 10,000, 1/pi, pi एज इट इज pi स्केयर C और साथ 10 स्केयर किया तो स्केयर रूट खत्म, C उसी तरह यहां पर साथ एज इट इज आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई हो वहां पर जाकर तो इट विल बी इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय पाई स्केयर 3.14 स्केयर इज इक्वल टू 1/C। तो बच्चों दूसरी साइड पर यहां पर क्या हो जाएगा 1/C, और दोनों को डिवाइड कर लें 1/C, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो C विल बी इक्वल टू 1/, ये सारे को सॉल्व करें 1 2 3 4 5 6, तो 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 3.14 स्केयर, इस सारे को सॉल्व करें तो बच्चों आपके पास आंसर जो आता है वो तकरीबन 10⁻⁻6 फैरेड की इक्वल होगा। इट विल बी वेरी क्लोज टू 10⁻⁻6 फैरेड। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपसे हो जाएगा। मजीद नेक्स्ट आपने इसमें कैलकुलेटर यूज करके 10⁵ ऊपर इट विल बी 10⁻⁵ और 3.14 को उसके ऊपर डिवाइड कर देना स्केयर के साथ, तो इट विल बी क्लोजर टू 10⁻⁻6 फैरेड। और बच्चों लास्ट एमसीक्यूज, ये थोड़ा सा क्रिटिकली थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, और ये एंटी टेस्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अ कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, बच्चों ये रेजिस्टेंस है 12 ओम, एंड रिएक्टेंस ऑफ 15 ओम। कॉइल है ना, इंडक्टर है, तो उसकी जो इंडक्टेंस आपको दी हुई है, रिएक्टेंस दी हुई है, दैट इज 15 ओम। आपने फाइंड करके बताना है द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा। तो जो पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। आपने ये बात पढ़ रखी है, आपने असल में फाइंड क्या करना है, कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो उससे पहले आप अगर इसमें फाइंड करें कॉस ऑफ एंगल थीटा, आपको तो फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले थीटा। तो बच्चों थीटा के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे tan theta is equal to XL/R. Theta will be equal to tan inverse XL 15, resistors are 12, थीटा इज इक्वल टू, इन इसको सॉल्व करें तो बच्चों आपके पास आंसर आता है 0.896, और नेक्स्ट आपने इसका cos थीटा लेना है, तो cos ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 0.896। तो बच्चों इसका आंसर लें, सॉल्व करें cos थीटा के साथ, तो इट्स विल बी इक्वल टू 0.63, और इसके आगे भी थोड़ा बहुत आंसर होगा लेकिन उस पोर्शन को हम स्किप कर देते हैं। तो बच्चों ये था आपके जी एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, does the induced EMF in a circuit depend upon the resistance? No, induced EMF किसी सूरत रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। induced EMF के लिए आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं E is equal to N delta phi over delta T, ये आपने फैराडेज लॉ पढ़ा था, और फैराडेज लॉ में कहीं पर भी रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट बच्चों, डज द इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, उसके लिए भी ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जब नहीं है तो हम उसके लिए भी मेंशन इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हाउ वुड यू position a flat loop of wire in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop। तो बच्चों ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड वन के लिए आप कॉइल को किस तरह से ओरिएंटेशन देंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि उसके अंदर किसी सूरत EMF प्रोड्यूस ना हो। तो बच्चों आप यूं कंसीडर कर लेंगे, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है इस साइड पर मैग्नेट का साउथ पोल है, आप इसके दरमियान में कॉइल को रख दें पैरेलल,
जब कॉइल पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इट विल नॉट इफेक्ट, बिकॉज एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर यूं बनेगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से किधर मूव करती हैं, साउथ। व्हाट विल बी द एंगल, दैट विल बी 90 डिग्री। और जब आप लोग 90 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे चेंज इन फ्लक्स के लिए, तो चेंज इन फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो डेल्टा बी, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी ए cos ऑफ 90। और बच्चों जब cos 90 आप यहां पर पुट करेंगे, cos 90 जीरो, तो चेंज इन फ्लक्स विल बी इक्वल टू जीरो। जब फ्लक्स जीरो, चेंज इन फ्लक्स जीरो, तो ईएमएफ विल बी जीरो, सो देयर विल बी नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। नेक्स्ट बच्चों, शो दैट ई मतलब ईएमएफ एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव सेम यूनिट्स। बच्चों अगर तो हम ईएमएफ की बात करें ना, तो हमने इसको पढ़ रखा है, ईएमएफ का यूनिट होता है जाउल पर कूलम विच इज इक्वल टू वोल्ट। ठीक होगा। नेक्स्ट हमने डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के यूनिट्स को प्रूफ करना है। तो बच्चों डेल्टा फाई ये हो गया इसका पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो बच्चों डेल्टा फाई का यूनिट, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, दैट इज बी डॉट ए ओवर डेल्टा टी। बी के लिए आपने यूनिट पढ़ा था न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो बच्चों बी के लिए यूनिट पुट हो जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। एरिया के लिए पुट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। टाइम के लिए क्या पुट होगा, सेकंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट इस मीटर को इस मीटर से कैंसिल कर दें, एक तो कैंसिल होता है ना, तो नेक्स्ट न्यूटन, एक मीटर यहां पर कैंसिल हो, दैट विल बी इक्वल टू मीटर। एम्पेयर पावर -1 नीचे मूव कर दें, प्लस सेकंड एज इट इज न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू जाउल। और रही बात एम्पेयर सेकंड, ये तो चार्ज का यूनिट है ना, कूलम एम्पेयर सेकंड। कैसे, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकंड, एम्पेयर सेकंड, सो एम्पेयर सेकंड इज इक्वल टू कूलम, क्योंकि चार्ज के लिए हम यूनिट क्या लिखते हैं, कूलम भी लिखते हैं। और जाउल पर कूलम किसकी को होता है, वोल्ट, तो दोनों का यूनिट सेम है। नेक्स्ट बच्चों, व्हेन an electric motor such as electric drill is being used, does it also act as a generator? Yes, it acts as a generator. वो जो बैक ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। वैसा ये जनरेटर नहीं है, लेकिन इट एक्ट्स, क्योंकि जब कॉइल ने रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसने तो प्रोड्यूस करनी है ईएमएफ। हाँ, वो हमारे जो एक्चुअली हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किट को, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन इफेक्ट होगा। इफ सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, तो मैंने जैसे बताया कि ये हमारे करंट के ऑपोजिट होगा, तो इसका कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल अंडरस्टूड है कि वो अपोज करेगा, कॉइल की मूवमेंट को स्लो करेगा, और करते करते इतनी स्लो कर देगा कि इवेंचुअली इट विल बिकम जीरो। और अगर काफी देर बाद आप उसको नोट करें तो वो हमारी कॉइल को रोक देगा, मोटर को रोक देगा। What are the similarities between the motor and the generator? What are the differences? बच्चों यहाँ पर डीसी सिमिलैरिटी, मोटर और जनरेटर के दरमियान में सिमिलैरिटी, दोनों के अंदर एक एक मैग्नेट यूज होता है, दोनों के अंदर एक एक कॉइल यूज होती है, और ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं दोनों के डिफरेंसेस। डिफरेंसेस के अंदर ये है कि मोटर के अंदर यूज होते हैं स्प्लिट रिंग, जनरेटर के अंदर यूज होते हैं स्लिप रिंग्स। नेक्स्ट इसके अंदर जो डिफरेंस है, मोटर के अंदर होता है, मोटर होता है खुद होती है लोड, मतलब उसके अंदर जो कॉइल है जब उसने रोटेट करना है दैट विल एक्ट एज अ लोड, और आपने मोटर को एक्सटर्नल सोर्स की मदद से रोटेट करना है। मोटर के खुद आपने मोटर को जो सोर्स प्रोवाइड करना है एनर्जी का, दैट विल बी इलेक्ट्रिकल सोर्स। जनरेटर के अंदर क्या होता है, आप जनरेटर को मैकेनिकल सोर्स प्रोवाइड करते हैं कॉइल को रोटेट करने के लिए। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है मैकेनिकल में, जनरेटर चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। तो ये बच्चों इनमें मेजर डिफरेंसेस हैं। कैन अ डीसी मोटर बी टर्न इनटू डीसी जनरेटर? क्या डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में चेंज किया जा सकता है? यस, इट कैन बी चेंज। व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन? कौन कौन से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे? नंबर 1 बच्चों, आपका जो करंट होगा, क्योंकि आपने मोटर है ना, मोटर को तो आप करंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, अब आप करंट प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि आप उसकी जगह क्या लगा देंगे, लोड, और उधर से मोटर को जनरेटर में चेंज करना है। तो जो आप करंट का सोर्स दे रहे थे, उस करंट के सोर्स की जगह आप मैकेनिकल का एनर्जी का कोई सोर्स दे देंगे, वो फ्यूल बर्न करेंगे या खुद से उसको मूव करवाना शुरू कर दें। तो बच्चों सबसे पहले तो करंट लोड में चेंज हो जाएगा, और जो दूसरा आपका जो करंट है वो अप्लाई, वो लोड को रोटेट करवाएगा। दूसरे हिस्से के अंदर
आप लोगों को जो मोटर को रोटेट करवाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स देना होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो चेंज आएगा, परमानेंट मैग्नेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ऑल्टरनेटिंग मैग्नेट, वो जो टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पर आप यूज करते हैं सोलेनॉइड। आप सोलेनॉइड को नहीं यूज करेंगे बल्कि उसकी जगह परमानेंट मैग्नेट इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज्ड टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द मोटर। मतलब इस कहने का यूं है, ये आपके पास एक जनरेटर है, इसके आगे एक लगी हुई है मोटर, ये जनरेटर है, ये मोटर है। मोटर जनरेटर को की कॉइल को घुमाए, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करे मोटर को और ये सिस्टम मुसलसल वर्क करता रहे। क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। हमारे पास कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल एनर्जी चेंजेस के अंदर वो लेकर ही ना आए, वो कंजर्व रखे। तो इस वजह से मोटर और जनरेटर आप इस सिस्टम को अटैच करके थोड़ी देर के लिए तो करवा सकते हैं वर्क, लेकिन उसके बाद ये एफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो बैक ईएमएफ इफेक्ट है ना वो इसको मुसलसल रोकता चला जाएगा। और जैसे जैसे बैक ईएमएफ इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी वो कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पर आकर जीरो हो जाएगी, सिस्टम रुक जाएगा। तो ये ज्यादा देर के लिए नहीं चलने वाला। नेक्स्ट बच्चों, चैप्टर नंबर 16 का शॉर्ट क्वेश्चन है जी, अ सिनुसॉइडल करंट हैज एन आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर। आई आरएमएस की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सबसे पहले स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट। तो बच्चों आई आरएमएस की वैल्यू आपको जो गिवन है दैट इज आई थिंक 10 एम्पियर। और नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ और द पीक वैल्यू आपसे पूछा गया है, आई नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आई नॉट के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, इट इज स्क्वायर रूट 2 ऑफ आई आर एम एस, स्क्वायर रूट 2 1.4। तो बच्चों आई नॉट इज इक्वल टू 1.414 और आई आर एम एस 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आई नॉट विल बी इक्वल टू 14.14 एम्पेयर। तो बच्चों ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन था चैप्टर 16 का, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे। और यहां पर 8, हाउ द रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। जो हमारे इर्द गिर्द हमारे जो सराउंडिंग्स है उसमें एक वक्त में हमें बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं मौजूद हैं जो हमें मतलब लाइक FM 100 है, 103 है, 106.2। आप एक वक्त में एक ही चैनल को कैसे सुन पाते हैं? तो ये है क्वेश्चन कि आपका रेडियो सेट एक वक्त में एक कोई क्यों चूज़ करता है। जो हम अपने रेडियो सेट की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ अ रेजोनेंस सर्किट, जिसके अंदर एक कैपेसिटर होता है और एक इसके साथ लगा होता है इंडक्टर। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हम यूज करके हम अपने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं और इसके अंदर वही फॉर्मूला आपका यूज होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC वाला। आप उस हिसाब से इसको चेंज करते हैं। अब जो आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी 100, तो अब ये जो सिग्नल है ये आपकी सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल से रेजोनेट करेगा। जिस सिग्नल के साथ रेजोनेंस होगी उसी को ही पिक करेगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ 100 सुन पाते हैं। इसी तरह अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेट की होती 103, तो आप भी अपने एटमॉस्फेयर अपने सराउंडिंग के अंदर एक ही चैनल 103 के साथ ही रेजोनेट करते हैं। तो जब एक ही के साथ रेजोनेट करते हैं तो आप लोगों को वही चैनल सुनाई देगा सिर्फ जिसके साथ आपने एडजस्टमेंट कर रखी है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो सेट की होगी वही फ्रीक्वेंसी पिक होगी और वही फ्रीक्वेंसी आपको फिर वही चैनल जो आपको सुनाई देगा उसी को आप सुन पाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। तो बच्चों रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर के लिए फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। उसने कहा जी आपने चेंज किसको करना है? फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। फ्रीक्वेंसी को मैं डबल करूं तो XL डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई 2F, फ्रीक्वेंसी डबल होगी ना, F2 आ गया L। इस 2 को शुरू पर मूव करवाएं, XL डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई FL। ये वाला 2 शुरू पर लिख लिया, 2 पाई FL एज इट इज है। ये 2 पाई FL किसकी इक्वल है? दैट इज इक्वल टू XL। तो XL डैश किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ XL
पहले से डबल हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा केस, दूसरे में इसमें पोर्शन में पूछा हुआ है कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो बच्चों एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो एक्स सी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई एफ की जगह 2f इंटू सी, इनवर्स रिलेशन आ गया आपकी बार, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी एक्स सी के इक्वल होता है। जब आपने 2 पुट किया था एक्स सी डैश, तो एक्स सी डैश इज इक्वल टू 1/2 एक्स सी, तो पहले से हाफ। तो फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो इंडक्टर के केस में इंडक्टेंस भी रिएक्टेंस भी डबल, और कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस हाफ हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड विल एन इनकैंडेसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 सोर्स हर्ट, कि जब एक इनकैंडेसेंट लैम्प को आप एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी है जी 50 हर्ट्ज, तो कितनी दफ़ा आपको मैक्सिमम ब्रिलियंस मिलेगी, तो बच्चों मैक्सिमम ब्रिलियंस आपको मिलेगी 100 टाइम्स। 100 टाइम्स मिलने की वजह, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसका एक लूप 2 मैक्सिमम पॉइंट रखता है, एक पॉजिटिव पीक पर, एक नेगेटिव पीक पर। तो 50 हर्ट्ज 50 वेव्स गुजरेंगी, हर एक में 2 पीक वैल्यूज, तो व्हाट डज इट मीन, कितनी दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस होगी 100 टाइम्स। और हम जज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ये लैम्प्स हैं वो सारे 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम्स ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी है करंट की दैट इज़ अबाउट 50 to 60 हर्ट्ज, इसके दरमियान में रहती है, ज़्यादातर 50 ही ये है। तो अगर 50 हो तो 100 टाइम्स वो 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम अपनी ब्रिलियंस को पहुँचता है, तो हमारे आय की इतनी तेज़ जजमेंट नहीं है कि वो इतनी तेज़ इफेक्ट को जज कर सके, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि शायद एक ही जैसी जो ब्राइटनेस है उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। नेक्स्ट बच्चों, लास्ट इसमें एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हम एक कंडक्टर को मूव करवाते हैं जिसके अंदर चार्जेस, मूविंग चार्जेस होते हैं। अब जब कंडक्टर को आप मूव करवाते हैं तो वो चार्जेस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे किसको प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे फिर किसको प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आगे फिर किसको प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यूं ये मुसलसल वेव्स प्रोड्यूस होती रहेंगी। तो बच्चों ये था आपका जी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आ गया जी लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसकी बतानी है जी एसी जनरेटर की वर्किंग। बच्चों एसी जनरेटर के अंदर जब आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, काफ़ी लेंथी है, तो इसको बड़ा प्रिसाइजली 5 नंबरों के लिए सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपने बताना है प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है कि आप फ्लक्स चेंज करते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन, तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम, जितनी सिंपलेस्ट आप बना सकें वो कोशिश करें। तो बच्चों इसकी सिंपलेस्ट डायग्राम कुछ यूं है, ये आपका मैग्नेट, और मैग्नेट चूंकि रेडियल होता है, अंदर से सर्कुलर होता है, इसलिए मैंने अंदर वाली साइड इसकी कर्व बनाई है नॉर्थ पोल। दूसरा एंड मैग्नेट का साउथ पोल, ब्लू में मैंने बना दिया, और एक्चुअली वैसे हम ड्रॉ भी यूं ही करते हैं मैग्नेट्स को कि एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल, रेडियल दोनों को बनाना है। इनके दरमियान में है जी कॉइल, ये आ गई कॉइल। बुक पे 3 डायमेंशनल डायग्राम है तो आप वो मत बनाएं, आप हमेशा इसके लिए इजी डायग्राम चूज करें। ये आ गई आपके पास कॉइल, बुक के मुताबिक यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, और ये साइड डी है। नेक्स्ट इसके अंदर आपने ड्रॉ करना है जी स्लिप रिंग्स। तो बच्चों इन दोनों वायर्स को जितना आप क्लोज बना लेंगे ना, आपके लिए डायग्राम बनाना उतनी आसान होगी, इनको जितना दूर करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगी। ये इस कॉइल के लिए पहला पॉइंट। यहाँ पर एक रिंग यूज होता है दैट इज स्लिप रिंग, ये बच्चों स्लिप रिंग है। एक नीचे यहाँ पर भी, इधर भी यूज होगा जी स्लिप रिंग। यहाँ पर इसका कनेक्शन इस वायर का। नेक्स्ट बच्चों इनके साथ अटैच किया जाता है यहाँ पर कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्यों अटैच किए जाते हैं, क्योंकि जब रोटेट करना है कॉइल ने, तो कॉइल रोटेट करते वक्त ये वायर स्लाइड करती है, तो स्लाइडिंग के दौरान यहाँ पर हो सकता है स्पार्किंग हो जाए, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कार्बन ब्रशेस। ग्रेफाइट से बने होते हैं, कंडक्टर होते हैं, तो ये स्पार्किंग को अवॉइड करते हैं। तो ये जो बच्चे मैंने ब्लू में बनाए, दीज आर
कार्बन ब्रशेस। उसके बाद यहाँ से कनेक्शन, सॉरी नेक्स्ट बच्चों, यहाँ से कनेक्शन आप लोगों ने दे देने हैं गिल्वेनोमीटर को, दैट इज गिल्वेनोमीटर। गिल्वेनोमीटर की जगह आप चाहें तो कोई भी लोड लगा सकते हैं, लेकिन हम गिल्वेनोमीटर इसलिए लगाते हैं ताकि हम आपको ये शो कर सकें कि करंट पास कर रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर इस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए आप कोई भी मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपने हाथ से इस कॉइल को घुमा लें। ऐसे हम फ्यूल वगैरह को बर्न करके नॉर्मली एक मूव करवाते होते हैं इस कॉइल को। तो बच्चों ये है जनरेटर की मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने बताना है जी कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में यही सारे पार्ट्स को आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। वर्किंग के अंदर आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करना है। यहाँ पर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इस साइड पर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर ईएमएफ और इस साइड पर ईएमएफ नहीं होगी क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ईएमएफ किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, ये फोर्स। और उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपने पूरा इसका प्रूफ लिखना है इसकी वर्किंग के अंदर। और नेक्स्ट बच्चों ऑल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ एंड द करंट। इंड्यूस ईएमएफ के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा साइन ऑफ 2πft, ठीक है, वो भी आप इसमें चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और सेम करंट के लिए भी यही आएगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 2πft। तो बच्चों इसके अंदर चूंकि ग्राफ नहीं पूछा हुआ तो कोशिश करें ग्राफ मत बनाएं क्योंकि बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 नंबरों के लिए जितना पूछा है सिर्फ आप उतना का ही एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चों आपने करंट I फाइंड करना है, न्यूमेरिकल के अंदर आपको करंट I और साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL फाइंड करनी है। व्हेन द AC वोल्टेज V, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और नेक्स्ट चीज जो आपको पास टू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी, इंडक्टेंस L इट इज इक्वल टू 10 हेनरी। रिक्वायर्ड आपसे है जी बच्चों, रिक्वायर्ड है करंट I, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। तो बच्चों पहले XL फाइंड करते हैं। XL विल बी इक्वल टू 2πfl, ठीक हो गया ना। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे का था। XL इज इक्वल टू 2πfl, XL इज इक्वल टू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, इंडक्टेंस 10, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो XL विल बी इक्वल टू 3140 और यूनिट ओम। तो बच्चों ये है आपके लिए XL का आंसर। नेक्स्ट दूसरे हिस्से में आपने फाइंड करना है करंट का आंसर। तो करंट के लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V वोल्टेज ओवर XL, XL रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, उसको हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं। तो V ओवर R। तो बच्चों वैल्यूज पुट करें, I इज इक्वल टू वोल्टेज 220, XL की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 3140, दोनों को डिवाइड कर दें तो बच्चों आपके पास करंट का आंसर आता है 0.07 एम्पेयर। तो बच्चों ये था आपका जी चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 का टेस्ट। थैंक यू सो मच।